गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसमें फिजन कैसे होता है, मतलब ब्रेकिंग कैसी होती है। तो ये जो फिजन है ये दो टाइप की होती है। फर्स्ट टाइप है होमोलिटिक फिजन। अब होमोलिटिक फिजन में क्या होगा उसको पहले कंफर्म कर लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल है, तो ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है यूवी लाइट की प्रेजेंस में या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, इसमें होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन से मीनिंग ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इक्वली 2 एटम्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी ये जो Cl एटम है ये 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है, ये Cl एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेता है, और उसके बाद Cl स्टार और Cl स्टार का फॉर्मेशन करता है। Cl स्टार को हम बोलते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये भी हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल होता है। जरूरी नहीं है कि जो होमोलिटिक फिजन है ये सेम टाइप के एलिमेंट्स के बीच में हो, ये डिफरेंट एटम्स के बीच में भी पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। इस मॉलिक्यूल में ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, यहां भी हमने यूवी लाइट की प्रेजेंस ली है। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन से मतलब है इलेक्ट्रॉन इक्वली बोथ एटम की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिलेगा। कार्बन को मिलेगा ना कि हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि ये जो CH3 लिखा हुआ है एक्चुअली ये H3 ऐसा है। ये जो बॉन्ड बना है कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में है, ना कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपने इस C को दे दिया है, तो ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये एक इलेक्ट्रॉन Cl को मिल गया तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, एंड इससे हम पढ़ते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस तरह से फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बना है, इसके बाद जो इथाइल फ्री रेडिकल बनेगा या फर्दर जितने भी फ्री रेडिकल्स बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। कहने का मतलब जो मिथाइल फ्री रेडिकल है ये हमारा लीस्ट स्टेबल होता है। इसके बाद जो इथाइल फ्री रेडिकल रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल रहेगा। फिर यदि हम आइसोप्रोपाइल लेके चलेंगे तो वो थोड़ा और ज्यादा रहेगा, और टर्सरी ब्यूटाइल लेके चलेंगे तो वो और भी ज्यादा स्टेबल होगा। यानी ये स्टेबिलिटी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी बनती है। दो चीजों का ध्यान देना यहाँ बहुत जरूरी है। कंडीशन यूवी लाइट या फिर सनलाइट की प्रेजेंस होगी। सेकंड, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बोथ एटम्स की तरफ। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक यहाँ चले जाएंगे और एक यहाँ चले जाएंगे, और इसके बाद मिलेगा क्या? फ्री रेडिकल, ये हमें मिलता है। ये है हमारा होमोलिटिक फिजन। फिर आते हैं दूसरे टाइप के फिजन पर, उसका नाम है हेट्रोलिटिक फिजन। ये हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होगा? सेकंड, हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन, इसमें भी एक मॉलिक्यूल हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल लिया है। अब कंडीशन बदल रही है, यहां हम AlCl3 की प्रेजेंस ले रहे हैं, मतलब कैटलिस्ट ले रहे हैं। इसके पहले जो होमोलिटिक फिजन था उसमें यूवी लाइट हमने लिया था या सनलाइट लिया था। अब हम लाइट ना लेकर हम कैटलिस्ट ले रहे हैं AlCl3, और जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक एटम की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इस Cl से ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये जो Cl है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इस Cl ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए तो ये Cl हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसका मीनिंग एक Cl प्लस बनेगा और एक Cl माइनस बनेगा। जो Cl प्लस है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जो Cl माइनस है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है, यहां पर प्रोडक्शन होता है।
कोई हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लें जिसमें एटम्स डिफरेंट हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया है CH3Cl और यहाँ पर भी कैटलिस्ट ले लिया है AlCl3, इसकी प्रेजेंस है। तो ये जो Cl है, Cl क्या काम करेगा, शेयर्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा। अच्छा, Cl ही क्यों लेगा, बिकॉज Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन की कंपैरिजन में। तब Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl माइनस में ये कन्वर्ट हो गया, एंड ये जो हमारे पास CH3 है ये CH3 प्लस बन गया, मतलब ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है। जो इलेक्ट्रोफाइल हमने फॉर्म किया है, इस इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ भी कहते हैं, एंड E+ के एग्जांपल्स लेने हैं तो CH3+, C2H5+, है ना, C3H7+, इस तरह से इसके एग्जांपल्स होते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल को हम डिनोट करते हैं Nu- से, एंड Nu- एग्जांपल Cl-, Cn-, NH3 ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है, H2O ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स हो गए। ये जो हमने मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म किया है, इस मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल, इसे हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन, इसे मिथाइल कार्बोकैटायन कहा जाता है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। जो हमारे पास इथाइल कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आइसोप्रोपाइल में यदि हम चलें तो उसकी और ज्यादा होगी। टर्सरी ब्यूटाइल में यदि हम चलेंगे तो इसकी सबसे ज्यादा होगी स्टेबिलिटी। और ये जो हम स्टेबिलिटी बताते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है, तो इसके लिए आपको एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, जो हम इसी क्लास में आगे देखेंगे कि इथाइल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मिथाइल से ज्यादा क्यों है या फिर आइसोप्रोपाइल की इससे ज्यादा क्यों है, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, इस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो ये था हमारा फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारा क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट, इसे हम आई इफेक्ट भी कहते हैं, आई कैपिटल, इंडक्टिव इफेक्ट। एंड ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये भी टू टाइप के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। एंड ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ये किसी भी मॉलिक्यूल का परमानेंट इफेक्ट है। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH3Cl। अब ये तो हमें पता है कि जो Cl है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके कंपैरिजन में इस C पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा। कहने का मतलब ये जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर पोलर हो जाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई है। अब मान लीजिए इस सिग्मा बॉन्ड के पास कोई और एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड है। मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से है। तो ये तो अभी हमने देखा कि जो हमारे पास Cl है इसमें माइनस डेल्टा चार्ज आएगा और उस कार्बन में प्लस डेल्टा चार्ज आएगा ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम इस तरह से एरो से शो करते हैं, मतलब जो बॉन्ड होता है बॉन्ड पे ही हम एरो लगा देते हैं। एरो का डायरेक्शन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है, मतलब ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है, इसीलिए इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड ये जो हमारे पास कार्बन है या ये जो हमारा ग्रुप है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है,
इसीलिए हम इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये जो हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस इफेक्ट की वजह से जो एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये, अब इस एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं या अट्रैक्शन में रहते हैं। और ये जब अट्रैक्शन में रहेंगे तो उस कंडीशन में ये जो कार्बन है ये फिर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज के कंपैरिजन में लो है, ये लो पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये हाई पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए यहां पर इसके बगल में एक और हमारे पास CH3 ग्रुप है, तो ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड भी पोलराइज हो जाएगा और उस कंडीशन में इसमें +3 डेल्टा चार्ज होगा, जिसकी वैल्यू और भी लो होगी, वेरी लो। मतलब ये इफेक्ट बस 3 कार्बन एटम तक ही पॉसिबल है, इसके बाद यदि हम जाएंगे तो उसका इफेक्ट निग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है। ये बॉन्ड पोलराइज होने की वजह से, पोलर होने की वजह से इसके एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड भी पोलर हो गया और उसके सब पास वाला भी बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट में दो अलग अलग इफेक्ट होते हैं, एक होता है माइनस आई इफेक्ट, एक होता है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए लिया जाता है, माइनस आई इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए लिया जाता है। माइनस आई इफेक्ट में और भी कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे NO2 ग्रुप, ये भी हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट के लिए जितने भी हमारे एल्कली ग्रुप्स हैं ये सारे ही प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इस तरह से आपने बताना है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद फिर नेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस इफेक्ट हम किस तरह से बताएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, उसी से रिलेटेड है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं आर इफेक्ट। एंड ये जो आर इफेक्ट है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस आर इफेक्ट और एक होता है हमारा माइनस आर इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा, जो साइड चेन है, साइड चेन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं, जबकि माइनस आर इफेक्ट में उल्टा होगा, बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये साइड चेन की तरफ शिफ्ट होते हैं। कैसे, थोड़ा उनको हम देखें। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है एनिलीन। एनिलीन आप स्ट्रक्चर जानते ही हैं, ये एनिलीन है। अब इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। कहने का मतलब कुछ इस तरह से, ये हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा NH2। और फिर देखें लोन पेयर, लोन पेयर मतलब टू इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता ही है, तो ये सिंगल बॉन्ड पहले से था, ये लोन पेयर यहां आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो नाइट्रोजन हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यदि हम इस कार्बन पर देखें तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी अभी कंप्लीट है। कैसे, 1 2 3 4। तो अब हम यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते जो यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब इस डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ेगा और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमें इस कार्बन एटम पर देना होगा, तो ये कार्बन एटम नेगेटिवली चार्ज हो गया। कैसे, ये जो हमने पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया। बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ शो कर दिया, बट 2 नहीं शो करना है, खाली सिंगल माइनस ही शो करना है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्लीट एक बॉन्ड को। फिर ये हमारे पास पाई बॉन्ड एज इट इज है, ये पाई बॉन्ड हमारा एज इट इज है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ यदि डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। कैसे, डबल बॉन्ड हमने फॉर्म किया तो 1 2 3 4 और एक H पहले से लगा हुआ है तो 5 वैलेंसी है, 5 होती नहीं है,
तब हमको इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इस प्लेस पे लाना होगा। और यदि हमने इस प्लेस पे लाया तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से होगा। ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस ये एज इट इज है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया, फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ गए तो माइनस चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड एज इट इज है। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर शिफ्टिंग होगी। फिर शिफ्टिंग कैसे होगी? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पे जाएंगे और इस प्लेस पे जाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। यहाँ यदि डबल बॉन्ड क्रिएट होता है तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। कैसे? 1 2 3 4 एक H लगा हुआ, 5 होती नहीं है, तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन को आपको ब्रेक करके इस कार्बन पर देना होगा। मतलब इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से बनेगा। वहां स्पेस कम है इसलिए हम यहाँ बना रहे हैं। ये डबल बॉन्ड NH2 एज इट इज जस का तस, ये पाई बॉन्ड वैसा का वैसा ही, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, इस प्लेस पे आ गए तो यहाँ साइन दे दिया हमने माइनस। फिर एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे। कैसे? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट होंगे, मतलब यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड हुआ तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो गई। 1 2 3 4 5 होती नहीं है, तो ये जो डबल बॉन्ड बना हुआ है इसका पाई इलेक्ट्रॉन वापस N की तरफ जाएगा और जब वापस N की तरफ जाएगा तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन वैसे ही, ये पाई वैसे ही, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बन गया, डबल ब्रेक हो गया सिंगल में, NH2 वैसा ही है, इलेक्ट्रॉन वापस N की तरफ चले गए तो इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो कर दिया, प्लस चार्ज गायब हो जाएगा, प्लस भी गायब हो गया माइनस भी गायब हो गया, वापस हमारा इनिशियल स्ट्रक्चर बन गया। जहां से हमने शुरुआत की वहीं पर हम पहुंच गए। तो इस टाइप से बीच के बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हमको मिल गए और ये जो इंटरमीडिएट स्टेप्स मिल गए हैं, इस इंटरमीडिएट स्टेप्स की वजह से ही एनिलीन में डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस बनती है, तभी हम इसे बोलते हैं कि इसमें प्लस आर इफेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इस एनिलीन पर हमें इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराना है, इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव पार्ट पर क्या होता है? कनेक्ट होता है। और ये जो नेगेटिव पार्ट है, देखिए इस नेगेटिव पार्ट की पोजीशन इसके रिलेटिवली ऑर्थो प्लेस है, यहाँ पर ये पैरा प्लेस है, ये भी ऑर्थो प्लेस है, तो ऑर्थो एंड पैरा प्लेस पे क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट हो जाता है, जिसको हम आगे और देखेंगे। तो ये हमारा प्लस आर इफेक्ट हो गया। इसमें जो हमने चार्जेस लगाए हैं, यहाँ जैसे लगाए हैं प्लस और माइनस, ओवरऑल मॉलिक्यूल अभी भी न्यूट्रल है। एक प्लस लगाए तो एक माइनस लगाए, एक प्लस ने एक माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया, यहाँ भी एक प्लस ने एक माइनस को न्यूट्रलाइज कर दी, मतलब मॉलिक्यूल न्यूट्रल, यहाँ भी न्यूट्रल, ये तो न्यूट्रल है ही, ये भी न्यूट्रल है। तो इस तरह से ये हमारा प्लस आर इफेक्ट होता है। ठीक ऐसे ही माइनस आर इफेक्ट होगा। प्लस आर इफेक्ट में देखिए क्या हुआ, जो साइड चेन से जो लोन पेयर थे ये बेंजीन रिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। अब माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा, रिंग से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन साइड चेन की तरफ शिफ्ट होते हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये। अब इसमें हम माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, अच्छा इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम अलग से ऊपर बना देते हैं माइनस आर इफेक्ट का। माइनस आर इफेक्ट एग्जाम्पल के फॉर्म में है हमारा नाइट्रोबेंजीन, इस कंपाउंड का नेम है नाइट्रोबेंजीन। कैसे होगा, तो फर्स्ट बेंजीन रिंग एंड जो NO2 है उसमें N और O के बीच में डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर। फर्स्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ, जैसे कि अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन साइड चेन में जाते हैं, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस साइड चेन में चले गए, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। और यदि अपन यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, 1 2 3 4 जो होती नहीं है उसकी वैलेंसी 3 होती है,
तो 3 शो करने के लिए यहां से डबल बॉन्ड को ब्रेक करके हमें ऑक्सीजन को देना पड़ा। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, बेंजीन रिंग, फिर यहाँ डबल बॉन्ड N आ गया, सिंगल बॉन्ड O हुआ और O के ऊपर माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ से, तो ये O माइनस हो गया। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एज इट इज है और यहाँ हमने डबल बॉन्ड फॉर्म किया है, तो यहाँ पर आ गया चार्ज प्लस और ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब यहाँ प्लस चार्ज क्यों है, इस पे भी थोड़ा विचार करें। एक्चुअली यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन था, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई और जब जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है तब तब वहां पे चार्ज पॉजिटिव आता है, तो इस तरह से चार्ज पॉजिटिव आ गया। ओवरऑल मॉलिक्यूल अभी भी न्यूट्रल है। कैसे? 1 प्लस ने 1 माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में चलें, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेस पे शिफ्ट होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन यदि इस प्लेस पे शिफ्ट हो गए तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये तो एज इट इज है। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, सो साइन दे दिया प्लस और ये पाई इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस प्लेस पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पे शिफ्ट हो गए, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ हम इस तरह से बनाएंगे, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O माइनस, फिर देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये हमने ले लिया, ये पाई इलेक्ट्रॉन और ये हमने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई, तो यहाँ पे हमें प्लस साइन देना पड़ा। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम चले तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस प्लेस पे शिफ्ट होंगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज, ये पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज, फिर हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए, सिंगल बॉन्ड N, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेस पे शिफ्ट होंगे, मतलब N डबल बॉन्ड O वापस जनरेट हो जाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O तो वैसा है ही, तो वापस हमारा इनिशियल स्ट्रक्चर आ गया, जहां से हमने शुरुआत की वहीं पे हम पहुंच गए। बीच की कुछ हमें इंटरमीडिएट स्टेप्स मिल गए, ये 3 स्ट्रक्चर्स इंटरमीडिएट हैं, तो इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं -R इफेक्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पर, ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और अभी इसके पहले जो हमने आर इफेक्ट देखा, ये भी परमानेंट इफेक्ट होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के बीच का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसे हम ई इफेक्ट भी कहते हैं। ये हमारा टेम्पररी इफेक्ट है। टेम्पररी इफेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिपेंड करता है अटैकिंग रिएजेंट पर, अटैकिंग रिएजेंट या अटैकिंग मॉलिक्यूल, कि कौन सा अटैकिंग मॉलिक्यूल हो, उस बेसिस पर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा। यदि मॉलिक्यूल पे कोई अटैक नहीं कर रहा है तो ये इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं टेम्पररी इफेक्ट। मतलब ये कुछ समय तक ही रहता है, तब तक ही रहता है जब तक अटैकिंग रिएजेंट वहां रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ये 2 वैलेंसीज पे कोई ना कोई ग्रुप लगे हुए, और इसमें मान लीजिए हमने H+ की रिएक्शन कराई है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में भी 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्लस ई इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है माइनस ई इफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ये पहुंच जाते हैं इस कार्बन एटम पर, और उस केस में C सिंगल बॉन्ड C ये बन जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा प्लस चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा H। मतलब H+ को हमने सिंपल ऐड किया है, H+ यहाँ ऐड हुआ, H भी ऐड हुआ और प्लस भी, तो प्लस कार्बन पे आ गया और H यहाँ पर आ गया। इस कार्बन की देखिए 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4। इस कार्बन की देखिए यहाँ भी 4 वैलेंसी है, बट 1 2 3 3 ही वैलेंसी है, 1 वैलेंसी शॉर्ट है। शॉर्ट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी इसलिए साइन लगा दिया हमने प्लस।
ये था प्लस ई इफेक्ट, और माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा, सेम जैसे मान लीजिए डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हमने लिया है, और अब जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो Cn माइनस है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अब इस केस में क्या होगा, अभी भी डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन की तरफ ही शिफ्ट होगा, मतलब C सिंगल बॉन्ड C अभी भी बनेगा, बट अब हम यहाँ पे Cn लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे माइनस चार्ज। अब ये देखिए कैसे आ गया, क्या ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस है, तो है Cn माइनस Cn यहाँ जुड़ गया, माइनस यहाँ जुड़ गया। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे देख रहे हैं, 1 2 3, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये 4 वैलेंसी को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये एडिशनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो H+ है इसे हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, ये जो Cn- है इसे भी हम क्या बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। मतलब जब जब अटैकिंग रिएजेंट यहाँ होंगे तब तक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। अब लास्ट इफेक्ट पे आते हैं। लास्ट इफेक्ट है हाइपर कंजुगेशन, और ये हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी को शो करता है। हाइपर कंजुगेशन, एंड हाइपर कंजुगेशन इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये किसी भी स्पीसीज का परमानेंट इफेक्ट है। इसको क्लियर करने के लिए एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, इथाइल कैटायन, इसका हमने एग्जांपल लिया है। इथाइल कैटायन में देखिए हमारे 2 कार्बन एटम्स हैं, एंड ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं दोनों ही 2 कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कार्बन देखें एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 होता है, 2pz खाली होता है, ये GS है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। यही यदि हम एक्साइटेड स्टेट में चले तो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है, तो 1s2 2s1 हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया, 2px1 2py1 2pz1, और ये ES हो गया एक्साइटेड स्टेज। अब यदि हमने ये 4 ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व किया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाता है। मतलब ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में है, एक यहाँ शेयरिंग में, एक यहाँ, और एक ये दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग में है, ये। और ये C और H के बीच में ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये हमारा जो हाइड्रोजन है ये s ऑर्बिटल वाला है, इनके बीच में हमारा बॉन्डिंग हुई है। अब जो हमारा फर्स्ट कार्बन है, मतलब ये जो है CH2, इसमें थोड़ा देखें, CH2 प्लस का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। निकल जाने का मतलब ये है कि इसका जो 2pz ऑर्बिटल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 2pz 0 हो गया, एम्प्टी हो गया। सिर्फ 3 प्लेसेस पे ही इलेक्ट्रॉन है। 3 प्लेसेस कौन कौन से, ये हो गए 3 प्लेसेस। फर्स्ट प्लेस ये, उसमें ये इलेक्ट्रॉन आ गया, सेकंड प्लेस ये, थर्ड प्लेस ये, और जो p ऑर्बिटल है pz ये एम्प्टी है। p ऑर्बिटल ये हमारा एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसे हम बोलेंगे एम्प्टी p ऑर्बिटल, ये इसके पास प्रेजेंट है। और C और H इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, तो इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, ये जो हमारा CH है, इस CH को हमने कुछ इस तरह से शो कर दिया, और यहाँ बता रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये CH, यहाँ पे H है। C और H के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, उनके बीच में ओवरलैपिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, यहाँ ये सिंगल बॉन्ड। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, ये जो बोथ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये p ऑर्बिटल की तरफ ओवरलैप कर जाते हैं, ये एम्प्टी p ऑर्बिटल की तरफ साइडवाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और साइडवाइज ओवरलैपिंग कर लेने के बाद ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं।
डबल बॉन्ड फॉर्म करने का मतलब अब जो स्ट्रक्चर बनता है ये कुछ ऐसा हो जाता है, C डबल बॉन्ड C और ये 2 Ln C एज इट इज, ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड H है, ये सिंगल बॉन्ड H और ये H वैसे ही रह गया। साइडवेज ओवरलैपिंग के बाद हमेशा क्या बनता है, पाई बॉन्ड। ये पहले का सिग्मा बॉन्ड है इनिशियल, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये हमारा क्या बन गया, साइडवेज ओवरलैपिंग के बाद पाई बॉन्ड बन गया। और ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की जो बॉन्डिंग है ये खत्म हो गई, और ये जो प्लस चार्ज है जो इस कार्बन के ऊपर था, ये प्लस चार्ज ये कार्बन पर था, ये प्लस चार्ज शिफ्ट हो जाता है इस हाइड्रोजन की तरफ, ये इस तरह से शिफ्टिंग होगी। अभी भी ये CH3 CH2, यदि अपन H लेके चले तो ये भी H है, ये भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, तो देखिए इसको CH3 CH2 अभी भी वही है, CH3 CH2 अभी भी वही है, सिंगल प्लस, पर वो सिंगल प्लस कार्बन की तरफ ना होके किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। जरूरी नहीं है कि जो हाइड्रोजन है ये प्लस चार्ज इसी हाइड्रोजन पे आए, ये इस हाइड्रोजन पे भी आ सकता है। क्यों, मतलब ये जो हमारे पास C और H के बीच में जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये साइडवेज ओवरलैपिंग यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ भी करने से मतलब तब उस केस में जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया और डबल बॉन्ड C और ये 2 वैलेंसी पे HH लगे। जरूरी नहीं है कि ये वाला H और C के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड था ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो, ये C और H के बीच का जो सिग्मा ये भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है, ये H एज इट इज और यहाँ H प्लस आ गया और ये डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये भी बन सकता है। यानी 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स इसमें बन सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन जो था इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होते जा रहा है, कभी इस हाइड्रोजन के पास तो कभी इस हाइड्रोजन के पास तो कभी इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास मतलब ये, नीचे वाले हाइड्रोजन के पास मतलब ये, और साइड वाले हाइड्रोजन के पास मतलब ये। तो इस तरह से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। ये जो अलग अलग हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इन्हें हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस ये भी कहा जाता है इससे, कि इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में है। तो इस हाइपर कंजुगेशन की वजह से इथाइल कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। वही यदि मान लिया हमारे पास कोई दूसरा है, जैसे आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल कैटायन, इसमें यदि हम चलेंगे तो 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं, और 2 मिथाइल ग्रुप आ जाने की वजह से जो हमारे पास पॉजिटिव आयन है इसकी शिफ्टिंग और बढ़ जाती है, और पॉजिटिव आयन की शिफ्टिंग और बढ़ जाने की वजह से